आज हम कार्ल मार्क्स पर बात करेंगे। कार्ल मार्क्स के विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वास्तव में इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये एक यहूदी मान्यता के परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा अन्याय और बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था यहूदियों के साथ और इनके पिता बैरिस्टर थे, राइन एक प्रांत था जर्मनी में, वहाँ पर। तो उन्होंने जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष की उम्र के हुए, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने फिर ईसाई धर्म अपना लिया था। और यहीं से कार्ल मार्क्स के मस्तिष्क में ये विचार आ गया था कि जो धर्म है, वो वास्तव में एक सामाजिक मान्यता का आधार स्तंभ मात्र होता है। इसका प्रभाव उनके विचारों में हमको आगे देखने को मिलता है। अब उन्होंने जब हेगल का दर्शन पढ़ा, तो वो हेगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन हेगल का दर्शन पढ़ते-पढ़ते उनके विचारों में उग्र विचारों का केंद्रण होने लगा। वो हेगल से थोड़ा-सा वो लेफ्ट में बैठा करते थे, तो लेफ्टिस्ट कहा जाता था, वामपंथी कहा जाता था उस समय। वो उनके विचारों से प्रभावित तो थे, परंतु उनका सरोकार पूरी तरीके से उनके पक्ष में नहीं था। अब जब ये इन्होंने अपना पूरा अध्ययन करने के पश्चात ये चाहा कि वो वहाँ प्राध्यापक हो जाएँ, तो इनको वहाँ पर स्वीकारोक्ति नहीं मिली, क्योंकि इनके विचार इतने उग्र थे कि कोई भी इन्हें वहाँ स्थान देना नहीं चाहता था। इसके बाद इन्होंने काफ़ी ये परेशान हुए और इन्होंने एक शोध प्रबंध भी लिखा, द डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन नेचुरल फिलॉसफी, लेकिन उसके बाद भी ये सफल नहीं हो पाए। और वास्तव में कुछ समय बाद फिर इनको जर्मनी छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। वहाँ पर इन्होंने अपनी पत्रकारिता की काफ़ी इन्होंने तरीके के व्यवसाय करने के विषय में सोचा। वहीं पर इनके एक मित्र हैं, इनके एक मेंटर जैसे कहना चाहिए, एक व्यक्ति के संपर्क में आए, उनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स वास्तव में इनके लिए बहुत ही एंजल की तरह साबित हुए और उन्होंने इनकी मान्यताओं को स्थान देने के लिए इनकी मदद की। उसी मदद के आधार पर इन्होंने एक अपनी कृति की रचना की, जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जो साम्यवादी विचारक हैं, वो बिल्कुल बाइबल की तरह मानते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जब उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सबने पढ़ा, तो इनके ऊपर उग्र क्रांतिकारी होने का जो एक छाप थी, वो बिल्कुल उस पर मोहर लगा दी गई। अब इनको पेरिस भी छोड़ना पड़ा और ये चले गए लंदन। अब वहाँ पर इन्होंने एक पुस्तकालय जॉइन किया और इन्होंने लगातार वहाँ पर अपना अध्ययन किया, अपने विचारों को परिष्कृत किया और उसके बाद इन्होंने 1867 में इनकी एक बुक प्रकाशित हुई, जिसका नाम था दास कैपिटल। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये अद्वितीय रचना इनकी थी और इस आधार पर इन्होंने पूरे समाज की मान्यताओं को परिवर्तित कर दिया। कार्ल मार्क्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक विशेष बात हमको ये देखने को मिलती है कि इनका खंडन भी उतना ही हुआ है और इनके विचारों का मंडन भी उतना ही हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इनकी जो उपयोगिता है इनके विचारों की, वो कभी भी कम नहीं हुई। जहाँ पे एक वर्ग इनको देवता के समान पूजने लगा था, तो वहीं दूसरा वर्ग इन्हें डेविल कहता था। यानी इनके जो विचार थे वो इतने उग्र थे, जो कि समाज की संज्ञा को परिवर्तित करने का साहस रखते थे। उनमें इतनी क्षमता थी और ये बुद्धिमान भी बहुत थे। इनकी जो मस्तिष्क की जैसे कहना चाहिए मनीषा बहुत ही अद्वितीय थी। इसी आधार पर उनको कई विचारकों के द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब ये जो इनका जो वैज्ञानिक समाजवाद है, इसको कई बार आपने सुना होगा मार्क्सवाद का सिद्धांत। तो ये इतना मौलिक सिद्धांत था इनका कि इसको वैज्ञानिक समाजवाद को कई बार मार्क्सवाद भी कहा जाता है। अब इसमें तात्पर्य यह है पूरा कि इन्होंने समाजवाद में पूरी तरीके से एक आर्थिक व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब वैसे तो इन पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन चूँकि हमको इनके विचारों को पढ़ना है, तो इन पर किन-किन का प्रभाव पड़ना इसके विषय में हम ज़्यादा नहीं जाएँगे, बहुत डीप में नहीं जाएँगे। अब अगर हम इनके विचारों को विभाजित करते हैं, तो इनके जो विचार हैं उनको हम टुकड़े-टुकड़े में ही समझ सकते हैं। जैसे कुछ भाग में विभाजित कर दिया जाए यदि, तो पहला इनका एक विचार था जिसने कि बहुत ही क्रांतिकारी विचारक जो एक उद्वेलित किया
एक विचारक क्षमता इनके अंदर जो थी वो प्रदर्शित होती है इनके इस विचार से, जिसका नाम है द्वंदात्मक भौतिकवाद, यानी कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। उसके बाद इन्होंने, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि इतिहास की जो भी व्याख्या हुई है वो इंसान का विकास, उसका मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इस आधार पर। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा जो कार्ल मार्क्स में दिखाई देता है कि इन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। इन्होंने हर विकास के सिद्धांत की आर्थिक व्याख्या की है। तो दूसरा इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, यानी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद इन्होंने एक तीसरा सिद्धांत दिया जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसके बाद इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। फिर इन्होंने एक सर्वहारा वर्ग, यानी सर्वहारा वर्ग जो होता है वो जो श्रमिक वर्ग होता है, उस वर्ग का अधिनायकवाद, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, ये इन्होंने एक सिद्धांत प्रदर्शित किया। उसके बाद इन्होंने एक राज्य तथा समाज का जो भावी स्वरूप है उस विषय पर अपने विचारों का संग्रह किया। इस आधार पर हम इनके विचारों को विभाजित करके इनका आगे अध्ययन करेंगे। तो पहला इनका विचार क्या था? द्वंदात्मक भौतिकवाद, यानी कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। इस सिद्धांत के भी हम जो दो महत्वपूर्ण अंग हैं वो है भौतिकवाद, जिसको हम जड़वाद भी कहते हैं, और दूसरा है द्वंदात्मक प्रक्रिया, यानी जड़ या भौतिक तत्व को ही परम तत्व मानना इनकी विशेषता थी। मार्क्स ने साफ साफ कहा कि जो परम तत्व है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हेगल ने परम तत्व किसे कहा था? एक आध्यात्मिक तत्व को कहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, परम तत्व जड़ या भौतिक तत्व है और विश्व का पूरा स्वरूप जड़ात्मक है, यानी भौतिक स्वरूप ही परम तत्व है और यही इसकी वास्तविकता है। जड़ तत्वों से ही विश्व का विकास द्वंदात्मक प्रक्रिया से होता है। प्रक्रिया यहाँ वही है जो हमने हेगल में पढ़ा था ना, पक्ष विपक्ष, फिर समन्वय, पक्ष निषेध, समन्वय पढ़ा था ना, आपको याद होगा, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो वो प्रक्रिया इन्होंने ग्रहण की है, वो जो तरीका था वो इन्होंने लिया है। लेकिन इस तरीके में इन्होंने किसको ऐड कर दिया है? इन्होंने जड़वाद को ऐड कर दिया है, भौतिकवाद को ऐड कर दिया है, आध्यात्मिकता को इन्होंने पूर्णतः नकार दिया है। इनका ये कहना था कि जो विश्व है इसका विकास अचेतन भौतिक तत्वों से ही हुआ है और परम तत्व या परम कारण भी क्या है? जड़ है, भौतिक है। इन्हें किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक या अभौतिकवादी जो विचार थे वो स्वीकार नहीं थे, क्योंकि विश्व का जो मूल तत्व है वो कोई चेतन तत्व नहीं, अपितु इनका कहना था कि वो सिर्फ एक अचेतन जड़ तत्व है। और क्योंकि हमेशा विकास होता रहता है, तो उनका ये कहना था कि जो वर्तमान में अगर हम चेतन, उनसे प्रश्न किया जाता था कि फिर ये चेतन क्या है? हाँ, अगर जड़ है तो चेतना में तो जड़ तत्व का नहीं कहीं प्रदर्शित होता। तो ये जो चेतन हमें दिखाई देता है, ये चेतन क्या है? अगर क्या ये भी भौतिक है? उन्होंने कहा हाँ, चेतन भी भौतिक है। भौतिक जड़ का जो विकास का उच्चतम स्तर है, वो चेतन है। मार्क्स का मानना था कि जड़ तत्व का ही विकास होते 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 ये अपने चेतन स्वरूप में पहुंच जाता है, यानी विश्व का जो स्वरूप है वो विकासात्मक भौतिक स्वरूप ही है। और यदि हम आध्यात्मिकता की, आत्मा की, मन की, परमात्मा की या परम रूप की बात करते हैं तो ये भी जड़ का विकास का उच्चतम रूप है, यानी हेगल से बिल्कुल अलग। इनका कहना था कि सृष्टि का विकास इन्हीं से प्रारंभ होता है और विकास की जो अवस्था है वो आगे बढ़कर चेतन हो जाती है। और मन, विचार, ये जितनी भी चीजें हैं जो जिसमें हमको चेतना प्रदर्शित होती है, ये अचेतन का ही जो विकसित स्वरूप है वही हमें दिखाई देता है। और विकास की एक धारणा इन्होंने बताई कि विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, यानी स्थूल भाव से वो सूक्ष्म भाव की ओर जाता है। इसी कारण वो अचेतन से होते होते चेतन तत्व तक जाता है। यानी जो बुद्धि है ये हमारे शरीर के विकास की परम अवस्था है। एक दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि अगर विकास की ये अवस्था है तो इसके लिए तो फिर गति भी जरूरी है। तो अचेतन जो है, मतलब जो जड़ तत्व है, वो तो गति विहीन होता है। तो उसको
उसको कौन गति उसमें उत्पन्न करता है, उसको क्रियाशील बनाने वाला कोई तो कारण होगा, कोई तो चेतन तत्व होगा। तो इस पे मार्क्स का कहना था कि जो जड़ तत्व हैं, ये वास्तव में स्वतः गतिशील हैं। इनमें गति और क्रिया का स्वाभाविक रूप से समावेश है और यही गति और क्रियाशीलता इनकी धीरे-धीरे विकास के उच्चतम आयाम तक पहुँचकर चेतन तत्व में परिवर्तित होकर हमें आध्यात्मिकता का आभास कराती है, परंतु आध्यात्मिकता जैसा कोई तत्व, तथ्य नहीं है, कोई विचार नहीं है। ये संपूर्ण विश्व है, ये विकास का इसका जो मूल आधार है, वो है जड़ पदार्थ या भौतिक तत्व। जबकि अपन ने क्या पढ़ा था, हेगल क्या मानते हैं कि विश्वात्मा और सार्वभौमिक चेतना ही विश्व का परम तत्व है। परंतु इनका कहना है कि जड़ पदार्थों में गति होती है और इस गति के कारण ही जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो धीरे धीरे अपने चरमावस्था में पहुंचती हैं और इस जो विकास है इसी को हम अदृश्य आत्मा कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं, विश्वात्मा कह देते हैं। और यही यहाँ पर ही आकर इन्होंने हेगल के विचारों को पूर्णतः उलट दिया। एक ये किंवदंती भी है कि हेगल सिर के बल, इनका ही कहना था कि हेगल सिर के बल खड़े होकर सारे विचारों को और सृष्टि का अध्ययन कर रहे थे। मैंने सिर्फ हेगल को सीधा कर दिया है, यानी उनको पैर के बल खड़ा कर दिया है। यानी हेगल के संपूर्ण विचारों को उलट करके कार्ल मार्क्स ने अपनी इस पद्धति और विचार के द्वारा यह सिद्ध किया कि संपूर्ण विश्व है ये भौतिक पदार्थ के द्वारा ही विकसित होकर इस चेतन अवस्था में हमें दिखाई देता है। इनका जो प्रमुख तत्व था वो क्या, मतलब प्रमुख जो कथन था वो क्या था कि विश्व का जो परम तत्व है ये जड़ या भौतिक है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो जड़ तत्व है ये स्वभावतः गतिशील होता है। इसमें हमको बाहर से कोई गति या कोई क्रिया उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु इसके अंदर खुद ब खुद एक स्वाभाविक गति होती है, एक क्रियाशीलता होती है। उस आधार पर धीरे-धीरे ये विकास की चरमावस्था को प्राप्त करता है। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि मानव अपने अनुभव और वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा ही प्रकृति के सभी नियमों को जान सकता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसको मानव नहीं जान सकता। ये 3 बातें इनकी प्रमुख थी। अब इसमें इन्होंने इसी आधार पर द्वंदात्मक विकास की अवधारणा भी प्रस्तुत की। इनका ये कहना था कि जो डायलेक्टिकल इवोल्यूशन है, यानी जो द्वंदात्मक विकासवाद है, ये वास्तव में जड़ात्मक विकासवाद है। क्योंकि इसकी जड़ है वो जो इसका विकास का जो आधार है, जो मूल है, वो जड़ है और यही जड़ परम तत्व है। जड़ में गति का कारण भी सभी वस्तुओं का धीरे-धीरे विकास होना, ये इस बात को स्वीकार करते हैं। अब ये जो गति है, ये यंत्रवत या मशीन के समान है, यानी एक इसमें मैकेनिस्टिक मैटेरियलिज्म है। इसमें एक यांत्रिकी भौतिकवाद है, जिसके अनुसार विश्व है, वो जो एक मशीन होती है, यंत्र, उसके अनुसार ये धीरे-धीरे गति लेता है और अपने विकास की चरमावस्था में पहुँचता है। मार्क्स का क्या कहना था कि यही प्रणाली द्वंदात्मक प्रणाली है और यही द्वंदात्मक विकासवाद है। यानी ये विकासवाद जो हम लोगों ने पढ़ा था भौतिकवादी विकासवाद, उससे थोड़ा हटकर है। यहाँ पर क्या है कि जो हेगल थे उन्होंने भी यही कहा था कि विकास द्वंदात्मक है, परंतु उन्होंने उनका जो विकासवाद था द्वंदात्मक विकासवाद, उससे बिल्कुल उलट मार्क्स ने कहा। यहाँ इन्होंने पूर्णतः अचेतन आध्यात्मिक तत्व की अवहेलना की, यानी उसको अस्वीकार किया। और जिस प्रकार हेगल ने कहा था कि चित्त परम तत्व है और चित्त से विकास चिदात्मक है, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, विकास एक अवयवी स्वरूप है, विश्व एक अवयवी स्वरूप है और ये जो अवयव और अवयवी जो संबंध जो विश्व की वस्तुएं हैं वो अंग हैं और जो विश्व है वो अंगी है और इनमें आश्रयी भाव तो है किंतु जड़ात्मक। और यहाँ पर ये सब धीरे-धीरे विकास करके एक परम तत्व, यानी जड़ जो है परम तत्व के रूप में आता है। यही बाद में चेतन के रूप में हमको दिखाई देता है। इनका ये कहना था कि जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है, इसके अनुसार विश्व हमेशा गतिशील है और हमेशा विश्व गतिशील रहेगा, यानी ये विकास की ओर बढ़ता जाएगा।
अगर विश्व में गति ही ना हो, अगर जड़ में गति ना हो, तो विकास भी संभव नहीं है। तो इनका ये कहना था कि ये गति है और यही कारण है कि हमको जो जड़ तत्व हैं, जो वस्तुएँ हैं, वो आपने देखा होगा परिवर्तित होती रहती हैं। तो इनमें परिवर्तन क्यों हो रहा है? इनमें परिवर्तन हो रहा है क्योंकि उस जड़ तत्व में अपनी एक स्वाभाविक गति है और इसके कारण जो वस्तु है उसका जो पहले का स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है, नया जो स्वरूप है वो उसका आकार ले लेता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक विकास की परिकल्पना दिखाई दे रही है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है उसके कारण विश्व में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी जो गति के कारण जो स्वरूप में परिवर्तन होता है, वो उससे पुराना स्वरूप नष्ट ज़रूर हो जाता है और नए स्वरूप में वस्तु आ जाती है, परंतु गुणात्मक रूप से भी वो प्रगति करती है। यानी वस्तु में अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने के बाद जो नया स्वरूप आता है, उसमें गुणों की भी वृद्धि होती है। यानी वो एक गुणात्मक परिवर्तन है। फिर इन्होंने कहा कि परिणाम के कारण भी वस्तुओं में परिवर्तन होता है। जैसे क्वांटिटी होती है कितना परिमाण है, कितना उसकी मात्रा है। जैसे ऑक्सीजन नामक भौतिक पदार्थ के बारे में इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मॉलिक्यूल्स में यदि 2 के स्थान पर 3 इसकी क्वांटिटी कर दी जाए, तो ओज़ोन बन जाता है। यानी इनका कहना था कि गुणों में मतलब जड़ तत्व में अगर परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, तो भी इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद इनका मानना था कि द्वंद्वात्मक प्रणाली है, इसका परिवर्तन हमेशा सरल से जटिल की ओर जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई वस्तु बहुत क्लिष्ट है और वो सरल हो जाएगी। इनका ये कहना था कि बहुत सूक्ष्म मतलब स्थूल रूप में वो वस्तु रहती है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सूक्ष्म रूप की तरफ जाती है। लेकिन इसके साथ ही वो जहाँ गुणात्मक परिवर्तन की ओर जाती है, जहाँ परिमाणात्मक परिवर्तन की ओर जाती है, वहीं वो एक सरलता की मतलब जो सरल है वहाँ से जटिलता की ओर जाती है। यानी सरल से जटिल की ओर विकास होता है। नए गुणों का समावेश होना, पुराने स्वरूप का नष्ट होना, ये एक जटिल अवस्था इन्होंने बताई। इसमें इन्होंने निषेध के निषेध का नियम माना, यानी नेगेशन ऑफ नेगेशन। ये जो हेगल का नियम था उससे थोड़ा-सा अलग है। हेगल के अनुसार क्या था कि पक्ष का विरोधी विपक्ष होगा, यानी थीसिस का विरोधी एंटीथेसिस होगा। पहले में भाव होता है, दूसरे में अभाव होता है और इस भाव और अभाव का जो संयम होता है, जो समन्वय होता है, वो सिंथेसिस होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? हेगल में पढ़ा था। इसको इन्होंने हेगल ने द्वंद्वात्मक प्रणाली कहा था और इसी आधार पर उन्होंने विश्व की व्याख्या की थी। याद आया ना आपको? इसमें पूर्णता या आत्मा का विचार भी उन्होंने कहा था। लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं कि पक्ष का अभाव विपक्ष है और दोनों मिलकर समपक्ष हो जाते हैं। यानी भाव तथा अभाव में निषेध का नियम लागू है। पक्ष यदि विपक्ष में ना बदले तो समपक्ष की उत्पत्ति ही नहीं होगी। इसको मार्क्स स्वीकार करते हुए बोलते हैं कि समपक्ष का भी लेकिन आगे चलकर अभाव हो जाता है और दूसरे में परिवर्तित होकर वो समपक्ष दोबारा क्या बन जाता है? पक्ष बन जाता है। फिर उसका फिर विपक्ष होता है। फिर विपक्ष और पक्ष का समन्वय होता है और समन्वय फिर से क्या हो जाता है? पक्ष बन जाता है। यानी 1, 2 और फिर 3 तो 1 2 मिलकर 3 हो जाते हैं और उसके बाद 3 अपने आप में फिर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। आपको आशा है स्पष्ट हो गया होगा। पक्ष, विपक्ष, समपक्ष यानी पक्ष, विपक्ष, समन्वय इन तीनों पे ही आधारित इस विश्व की व्याख्या होती है। जहाँ हेगल ने इसको चेतन कहा था, वहीं मार्क्स ने इनको इन सब विकास की प्रक्रिया को क्या कहा? जड़ कहा। कार्ल मार्क्स ने जब इतिहास की व्याख्या ये करते हैं, तो ये इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। इनका ये कहना था कि वास्तव में ये जो विकास है, ये पूरा विकास आर्थिक विकास है। जब-जब इतिहास में का निर्माण होता है तो इसमें इनका ये कहना था कि उसकी प्रारंभ जो होता है वो जो आर्थिक आवश्यकताएँ हैं उससे होता है। यानी विश्व का जो विकास है वो पूरी तरीके से भौतिक है जिसमें आर्थिक तत्व ही प्रधान है, वही उसका आधार है।
आर्थिक तत्व से क्या मतलब है? आर्थिक तत्व से तात्पर्य है आजीविका कमाना, यानी कोई उत्पादन करना, उससे आजीविका कमाना और उन साधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। इनका ये कहना था कि ये जो आर्थिक साधन होते हैं, यही हमारे सामाजिक आधार को भी बदल देते हैं। सामाजिक जो व्यवस्था होती है, उसको ये परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए आर्थिक आधार को इन्होंने प्रोडक्टिव फोर्सेस कहा। ये इतिहास की निर्धारक शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए इन्होंने कहा कि जो विकास है, ये जो सामाजिक विकास है, इसके परिवर्तन का कारण ही आर्थिक होता है। भौगोलिक अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो इतिहास है वो भौगोलिक दशाएँ परिवर्तित हुईं, तो उस आधार पर इस जो मानव सभ्यता थी, उसकी आवश्यकताएँ परिवर्तित हुईं, उनका विकास उस आधार पर हुआ। लेकिन इनका ये कहना है कि ये सारी व्याख्या गलत है। भौगोलिक परिस्थितियों में तो हज़ारों वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होता। वो तो बहुत सालों बाद अ, आंशिक परिवर्तन के स्वरूप में आती है, परंतु इसके तुलना में अगर देखा जाए तो सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत त्वरित गति से परिवर्तित होती हैं। यहाँ ये बात तो सत्य है। हमने स्वयं ही देखा है कि कुछ वर्ष पूर्व सामाजिक परिस्थितियाँ आज की परिस्थितियों से पूर्णतः अलग थीं। अब परिवर्तन बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ता है। तो यही उनका कहना था कि जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उनमें बहुत तीव्रता से परिवर्तन होता है और इनकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, भूमि है, जलवायु, जनसंख्या, खाद्यान्न, ये सब बहुत समय तक समान रहते हैं। ये धीरे-धीरे बदलते हैं, इनमें धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। लेकिन जो सामाजिक जीवन का मुख्य आधार है, जो इंसान का, मनुष्य का, वो है आर्थिक। यानी एक इन्होंने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, एक मानव इतिहास की आर्थिक व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत कर दी। इसमें इन्होंने कहा कि उत्पादन की विधि से अगर हम देखें, तो मनुष्य को हमेशा भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और अगर इन आवश्यकताओं को वो पूरा ना करे, तो वो एक सामाजिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हमने देखा होगा भिखारी उन समाज जो है, जो भिक्षावृत्ति में जुटे हुए हैं, उनका कोई सामाजिक विकास किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता। जो मानव का जो नैसर्गिक अधिकार है या जो नैसर्गिक आवश्यकताएँ हैं, उनमें रोटी, कपड़ा और मकान इसकी आवश्यकता उनकी प्रमुख है। तो इनका ये कहना था कि इन आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य हमेशा उत्पादन की विधि का संग्रह करता है और वो उन वस्तुओं का उत्पादन करता है या करने की कोशिश करता है जिससे कि उसका सामाजिक विकास हो सके। और यही जो आवश्यकताएं हैं, ये धीरे-धीरे नई-नई वस्तुओं का उत्पादन करवाती हैं। बिल्कुल यहाँ पर सत्य है कि हमारी आवश्यकताएँ हमारे हमको नए उत्पादन की तरफ ले जाती हैं, नए वस्तुओं के उत्पादन की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पर इनका जो कहना था कि उत्पादन की विधि क्या है? हमारी आवश्यकताएँ और हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार। दूसरा इन्होंने कहा कि उत्पादन के साधन, जैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है? उसको कुछ साधन चाहिए, जिन साधन पर वो निर्भर है। तो इसमें 2 प्रकार के साधन हैं। एक तो हो गया प्राकृतिक साधन, जैसे हमको जलवायु चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए, हमको रॉ मटेरियल चाहिए, खाद्यान्न चाहिए ना, कच्चा माल। लेकिन दूसरी जगह हमको क्या चाहिए? कोई यांत्रिक साधन चाहिए और हमको कोई मशीन चाहिए, कोई इस प्रकार का यंत्र चाहिए। तो इन साधनों के बिना हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, वो पूरी नहीं हो सकती। जैसे अगर हम कृषि कहें तो कृषि के लिए हमको पहले ज़मीन चाहिए, हमको फिर उसके लिए बीज चाहिए, फिर बीज के लिए अगर हम उससे फसल उत्पादित करते हैं तो हमको फिर मशीन चाहिए, वस्त्र के लिए हथकरघा चाहिए और इन सब के लिए क्या चाहिए? हमको पूँजी चाहिए और श्रम चाहिए। यानी उत्पादन के साधन के लिए हमको क्या चाहिए? पूँजी भी चाहिए और एक श्रम भी चाहिए। अब इसी आधार पर उन्होंने तीसरा वक्तव्य क्या दिया कि उत्पादक शक्ति यानी मैन पावर, सिर्फ हमारे पास साधन हैं, हमारे पास आवश्यकताएँ हैं, तो इस आधार पर तो हमारी आर्थिक व्यवस्था नहीं स्थापित हो सकती। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उत्पादक शक्ति चाहिए और ये शक्ति किसकी है? मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, ऐसा मार्क्स का विचार है। अपने श्रम से सभी भौतिक मूल्यों को उत्पन्न करने की क्षमता मनुष्य में है और यही इतिहास का मूल आधार या मूल आधार स्तंभ है। मानव जो है वो नए मूल्यों को जन्म देता है
ये उसकी शक्ति है, नए मूल्यों को जन्म देना उसकी प्रतिभा है, उसकी शक्ति है। लेकिन उसके साथ-साथ उसका जो अनुभव होता है, उसकी जो दक्षता होती है, उसका जो श्रम होता है, वही वास्तव में भौतिक मूल्यों का सृजन करता होता है और इसी आधार पर मनुष्य नए मानव समाज का या नए विकास का जन्मदाता होता है। यानी पूरा परिवर्तन किस प्रकार से होता है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही हमारा विकास होता है। चूँकि उनका कहना था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको आजीविका प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अपनी एक सामाजिक व्यवस्था चाहिए और उस सामाजिक व्यवस्था के लिए उसे क्या चाहिए? ये उत्पादन की जितनी भी क्षमताएँ हैं, इनमें साधन चाहिए, शक्ति चाहिए, पूँजी चाहिए, श्रम चाहिए। यानी इतिहास का आधार मार्क्स ने क्या बताया? आर्थिक व्यवस्था। और यही इसी आधार पर उन्होंने इतिहास की एक सामाजिक व्याख्या भी कर दी। उन्होंने इसमें 4 युग बता दिए जिनका विकास आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही उनके द्वारा स्वीकार किया गया। पहला उन्होंने बताया कि आदिम साम्यवादी युग था, यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। ये समाज की जो विकास था, यानी जो हमारा इतिहास है, उसका जो विकास है, उसकी पहली अवस्था थी। इसमें क्या था कि मनुष्य का जीवन बहुत आसान था। इसमें उत्पादन के जो साधन थे वो भी बहुत सामान्य थे। कोई व्यक्तिगत संपत्ति किसी के पास थी नहीं, कोई वर्ग विभाजन भी नहीं था, कोई ऊँचा-नीचा भी नहीं था, कोई मालिक और दास भी नहीं था। हर व्यक्ति समान रूप से अपना अधिकार रखता था और अपनी जितनी उसमें क्षमता है, जितनी उसकी शक्ति है, उतना वो कार्य करता था। जैसे कभी फल तोड़ के खा लिया, तो कभी जो जंगली पशु हैं, उनको अपना आहार बना लिया, कभी मछली पकड़ लिया, कभी जंगली पशुओं का शिकार कर लिया। इसके लिए वो लोग सामान्यतः जो पत्थर के औजार थे, वो बनाते थे जिसमें धनुष और ये सब आपने पढ़ा होगा। उनके आधार पर उन्होंने कहा और जंगली जो पशु थे उनसे बचने के लिए वो लोग समूह में रहा करते थे। यानी उसमें पूरा जो जितने भी साधन थे उन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था, उन पे सभी व्यक्तियों का अधिकार था और सारे लोग समूह में रहा करते थे। तो ये जो व्यवस्था थी ये आदिम की साम्यवादी व्यवस्था कहलाती है। ये आदिम साम्यवादी व्यवस्था का युग कहलाता है, जिसमें क्या था विशेष रूप से कि सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के समान अधिकार प्रदान किए गए थे। अब इसके बाद इनके अनुसार जो दूसरा विकास की चरम आता है, वो आता है दासता का युग। इसको उनके अनुसार इतिहास का दूसरा युग कहा जा रहा है। इसमें क्या हुआ कि जब इंसान अपनी आवश्यकताओं की उसको जब कच्चा मांस वो खाता था, तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में ना ये अग्नि का निर्माण उसने करना सीखा, औजार बनाना सीखे, कृषि उसने उद्योग के रूप में अपनाना सीखा, पशुपालन करना सीखा, जंगली पशु थे, उन्हीं को पकड़कर उनके द्वारा कृषि उद्योग में लगाने की चेष्टा की। तो इस प्रकार क्या हुआ कि अब व्यक्ति में एक व्यक्तिगत जो स्वार्थवादिता थी वो पनपने लगी। कैसे? कि मेरे पास कितने पशु, मेरे पास कितना अन्न, मेरे पास कितनी भूमि, मेरे पास कितने औजार, इस प्रकार एक स्थायित्व की जो संभावना थी वो विकसित हो गई और मनुष्य अपने जो आवश्यकताएँ थी उसको एकत्र करने लगा, संचित करने लगा और संचित करने के बाद जो ये संचय करने की जब बुद्धि मनुष्य में आई, तो उसमें हड़पने की भी बुद्धि आई। जब हम कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं, तो उसको कहीं से लेने की भी चेष्टा करते हैं। तो जो लेने की चेष्टा की, तो वो कैसे की? जिस वस्तु पर सबका अधिकार स्वीकार किया जाता था, अब उस वस्तु पर मेरा अधिकार की भावना प्रबल होने लगी और इस प्रकार से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक स्वामी भाव और दास भाव आने लगा। अब जो बलशाली था, वो बलपूर्वक सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया करता था और जो शारीरिक रूप से थोड़ा असक्षम था, जो कमज़ोर था, उसको दास के रूप में लेने लगे कि तुम ये काम करो। उनको धीरे-धीरे श्रमिक बना लिया, उनको धीरे-धीरे दास बना लिया और स्वयं बलपूर्वक क्योंकि शारीरिक क्षमता थी, तो बलपूर्वक स्वामी की श्रेणी में आ गए। इस प्रकार यहाँ से आर्थिक विभेद करते हुए धीरे-धीरे समाज में एक वर्ग भेद आ गया जिसमें कि शोषक और शोषित यानी जो भूमि का स्वामी था वो शोषक हो गया और जो दास थे, जो श्रमिक थे वो शोषित हो गए। इस प्रकार
परावलंबी और परजीवी समाज की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। यहाँ तक क्या हुआ कि जो साम्यवादी वस्तुएं थी या मान्यताएं थी वो समाप्त हो गया और वर्ग भेद जो था वो प्रारंभ हो गया। अब तीसरे विकास की अवधारणा मार्क्स के अनुसार है फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादी। इसमें क्या हुआ कि जो उत्पादन के साधन थे उनमें चेंजेस होने लगे। हमेशा तो वही औजार नहीं रहेंगे, औजार भी बदलने लगे और जो भूमि का जो स्वामित्व था उसका उसकी प्रबल भावना लोगों में आने लगी। अब जो थोड़ी-सी भूमि थी काम चलाने के लिए, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि। अब ये लगने लगा कि भूमि भी मेरी रहे, अन्न भी मेरा रहे, तो इसमें भवन भी मेरा रहे और कोई और इस पर आधिपत्य ना जमा सके, तो शक्ति भी मेरी रहे। और शक्ति मेरी कैसे रहेगी कि जो दास हैं उनको मैं इस शक्ति का संचयन के रूप में सामने वाले को परास्त करने के लिए इस्तेमाल करूं। यानी एक जो सेना का भाव होता है ना, अपने लिए कर्मचारी रख लेना, अपने लिए गुलाम रख लेना, अपने लिए दूसरों से लड़ने वाले लोगों को रख लेना, जो एक सेना वाला जो एक भाव होता है। तो ये भू स्वामित्व और जो श्रमिक या दास, ये और ज्यादा स्पष्ट हो गया। अब क्या हुआ कि जो समाज में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे उन व्यक्तियों को तो भूमि पर अधिकार मिलने लगा और जिनके पास शक्ति नहीं थी वो क्या कहलाने लगे, सर्वहारा। वो सिर्फ श्रम करते थे और बदले में उनको उत्पादन के लिए जो भी उनके जीविकोपार्जन के लिए उनको थोड़ा बहुत अन्न राशन या वस्तु विनिमय के आधार पर जो भी उपलब्ध हो वो दे दी जाती थी, परंतु उतना ही जितने में वो दूसरे दिन आकर काम कर सके। उतना नहीं दिया जाता था कि वो स्वामित्व वर्ग के आधार के बारे में खड़े होने का विचार भी बना सके। अब क्या हुआ कि दास भी यहाँ दो तरीके के हो गए। एक तो किसान होता था जो खेती करता था और एक श्रमिक होता था दास, जो कि भू स्वामित्व जो थे जिनको कि सामंतवाद या जागीरदारी कहते थे उनका उनकी सेवा किया करता था। अब दास जो थे और किसान जो थे इनमें दास की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई थी। अब दास कौन होता था, जैसे अब एक क्षेत्र पर एक का भूस्वामित्व हो गया, दूसरे पर किसी और का अब युद्ध होता था। उनका हड़पने की जो चेष्टा की जाती थी उसमें या तो हड़प लिया जाता था या स्वयं ही उनके शिकार हो जाते थे, मतलब उनमें मिल जाते थे। तो जो युद्ध में हारे हुए होते थे उनको दास बना लिया जाता था। और ये जो दास होते थे इन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। इनको इनसे अपनी सेवा भी कराई जाती थी और इनको किसी प्रकार का अधिकार भी नहीं दिया जाता था और इनको इतना ही भोजन दिया जाता था, इतनी ही संपत्ति रखने का अधिकार था जिससे ये सिर्फ जिंदा रह सके। इस प्रकार क्या हुआ कि अब जो समाज था वो आर्थिक विभेद से एकदम तार-तार होने लगा, एकदम भेद जो था स्पष्ट रूप से नज़र आने लगा और अब क्या वर्ग भेद हो गया? शोषक समाज और शोषित समाज। इसके बाद ये कहते हैं कि फिर कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, ये युग आया। जो ये सामंत युग था, इसके बाद पूंजीवाद युग आया। अब पूंजीवाद युग में क्या हुआ कि उत्पादन की जो वस्तुएं थी उनके साधनों में और ज्यादा परिवर्तन होने लगा। अब वस्तुओं को व्यापारिक दृष्टि से एक जगह से दूसरी जगह, अब क्योंकि अभी तक क्या था कि उत्पादन करते थे और स्वयं भोग करते थे, अब व्यापारिक दृष्टि ने जन्म ले लिया। अब अलग अलग स्थानों पर उस सामान का उत्पादन, जो अतिरिक्त उत्पादन था उसको बेचना, फिर उससे लाभ कमाना, इस प्रकार की जो स्थिति थी वो प्रारंभ हो गई। अब इसमें क्या था कि संचय करने की प्रवृत्ति तो मस्तिष्क में इंसान के सदैव ही रहती है। अब ये संचय की परिस्थिति जो थी और ज्यादा प्रबल हो गई। कैसे हो गई कि अब श्रम जो था वो बिकने लगा। अब श्रमिक जो था उसके पारिश्रमिक के आधार पर उससे ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगा और उस उत्पादन के बाद उस उत्पादन से जो वस्तुएं थी उनको बेचा गया। बेचने के बाद जो उनसे हमको मतलब उस समाज को जो लाभ प्राप्त हुआ उससे पुनः और लागत की चीजें खरीद ली गई और ज्यादा श्रम साध्य खरीद लिए गए और ज्यादा साधनों का विक्रय कर लिया गया और फिर उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया गया। अब तक क्या था कि वैज्ञानिक आविष्कार प्रारंभ हो गए थे, मशीनों का आविष्कार होने लगा। अब जब मशीनों का आविष्कार होने लगा और जो उत्पादन था वो मशीनों के आधार पर होने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ
कि जो मनुष्य का जो शारीरिक श्रम था, उसकी डिमांड, उसकी इम्पोर्टेंस, डिमांड तो अभी नई बात आती, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, उसका महत्व कम होने लगा। अब क्या था कि जो श्रमिक था, वो कई बार ऐसे मूल्य पर भी काम करने को तैयार हो जाता था, जो कि जिसमें कि श्रम उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है, परंतु जो उसको पारिश्रमिक मिल रहा है, वो बहुत ही कम मिल रहा है। लेकिन उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके श्रम का स्थान बड़ी-बड़ी मशीनों ने ले लिया था। अब इन कारखानों के जो स्वामी होते थे, ये जो व्यवसाय होता था, ये स्वामी क्या कहलाते थे? पूंजीपति। यानी ये उद्योगपति थे, ये चाहते थे अधिक से अधिक, जितना हो सके उतना लाभ कमाएँ। और अब ये लोग मज़दूर के स्थान पर मशीन का उपयोग करने लगे थे। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि मशीन में बहुत शीघ्रता से उत्पादन होता था और इनको उतनी लागत भी नहीं देनी पड़ती थी। अब जो मिल मालिक थे, जो उद्योगपति थे, अब इनकी जो दशा थी, ये और ज़्यादा वृद्धि होने लगी उसमें। अब ये अमीर पे अमीर होने लगे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगी। दूसरी जगह क्या हुआ, मज़दूर जो थे, उनकी आर्थिक दशा तेज़ी से गिरने लगी। अब वो पूर्णतः पूँजी विहीन हो गए। अब ये जो सामंतवादी युग था, इसका स्थान किसने ले लिया? पूँजीवादियों ने ले लिया। अब सामंत युग में क्या था कि जो किसान था, वो अपना जो श्रम था वो बेचता था। लेकिन पूंजीवादी युग में क्या हुआ? मजदूर अपना श्रम बेचने लगा और मजदूरों की दशा किसानों की अपेक्षा और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। अब जो जितनी पहले बिगड़ी थी, उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई। अब मजदूर जो थे, वो खरीदे और बेचे जाने लगे। अब क्या हुआ? पूंजीवाद जब आगे बढ़ा, तो इसने एक दासता के युग को जन्म दिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि अगर जो श्रम था, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, पूरा का पूरा जो खानदान था, वो दासता के त्रासदी से गुजरने लगा। इस प्रकार पूंजीवादी युग में दास व्यवस्था और दास युग में हम देखते हैं काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ। और यहीं से जो थे, ये इतिहास के आधार, मतलब आर्थिक उस उत्पत्ति के आर्थिक व्यवस्था के आधार पर इतिहास का जो यह स्वरूप था, यहाँ पर वर्ग भेद जो था, वो बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आने लगा। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स के विचारों का जो प्रभाव पड़ता है, वो क्या पड़ता है? उन्होंने इसके लिए क्या अपनी वो दी? उन्होंने एक सिद्धांत दिया। वैसे तो उन्होंने व्याख्या आर्थिक आधार पर की ही, और उन्होंने कहा कि नए युग के आगमन का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाए और इन साधनों से नए आर्थिक मूल्यों को उत्पन्न किया जाए। अब इन नए मूल्यों को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? इसके लिए उन्होंने एक दृष्टिकोण दिया, जिसमें कि कहा जाता है कि जो भी इतिहास में सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म है, नैतिकता है, इन सब, ये सभी व्यवस्थाएँ जो हैं, ये आर्थिक मूल्य पर निर्भर करती हैं और आर्थिक आधार स्तंभ ही सारी व्यवस्था और सामाजिक विकास का परिचायक है। इसीलिए अब इस समाज की जो इमारत आर्थिक स्तंभों पर टिकी हुई है, इस आर्थिक आधार को ठीक किया जाए, मज़दूरों की व्यवस्था को ठीक किया जाए, उनकी मान्यताओं को दुरुस्त किया जाए और इसके आधार पर एक नए इतिहास, मतलब एक उन्नत समाज की व्यवस्था या विकास किया जाए। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। वास्तव में ये एक शोषण का सिद्धांत है। अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या होता है कि जब कोई उत्पादन होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का उत्पादन किया, तो उसने सोचा कि इसको मैं ₹100 में बेचूँ। मतलब ये पूरा इसका जो लागत है, श्रम मिलाकर, साधन मिलाकर, कच्चा माल मिलाकर, ओवरऑल जो इसका लागत है, वो ₹100 की हुई है। तो अगर हम इसमें लाभ कमाना चाहते हैं, तो 120 में बेचेंगे, तो ₹20 लाभ हो गई। लेकिन मालिक क्या करता था? ₹100 की लागत में 150 में बेचता था। यानी इसका ₹50 क्या हुआ? ये अतिरिक्त मूल्य हुआ, जो कि विनिमय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया, और उत्पादन मूल्य क्या होता है? जितनी उसकी लागत थी। तो विनिमय मूल्य माइनस उत्पादन मूल्य, तो जो वो जो बचा हुआ अमाउंट होता था, उसको कहते थे अतिरेक मूल्य। अब जो अतिरेक मूल्य होता है, उस पर किसका अधिकार होता है? यदि हम बोलें कि पूंजीवादियों का होता है, तो उस पर अधिकार श्रमिक का भी होता है। लेकिन यहाँ व्यवस्था कैसे ज़्यादा खराब हो गई कि मालिकों ने और जो पूंजीवादी थे, उन्होंने सभी अतिरेक मूल्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और
श्रमिक की जो दशा थी वो और ज़्यादा बुरी होती गई। अब यहाँ पर 19वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है और यहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार प्रारंभ होने लग जाते हैं। अब इसमें नए-नए यंत्र होने लगे। अब यंत्र जो थे वो क्या हुए और ज़्यादा अच्छे से उत्पादन करने लगे। अब श्रमिकों का जो श्रम था वो और कम हो गया। अब जो विनिमय मूल्य का निर्धारण होता था अब क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होने लगा और मशीनों के द्वारा, तो अब वस्तुओं का जो मूल्य था वो भी ज़्यादा उन्हें लाभ मिलने लगा पूंजीपतियों को। अब जब ज़्यादा लाभ मिला तो ज़्यादा मशीनें खरीदी, ज़्यादा साधन खरीदे, जब ज़्यादा साधन खरीदा तो और लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन कंट्रेरी क्या हो रहा था वहीं पर कि श्रमिकों का जो श्रम था वो कम होता जा रहा था। और श्रमिकों के श्रम की जो उनकी वास्तव में जो श्रमिक क्षमता थी श्रमिकों की, उसका उसका फ़ायदा किसको मिल रहा था? पूँजीपतियों को मिल रहा था और पूँजीपतियों की जो बचत थी, वो बढ़ती जा रही थी, जिससे वो नए-नए उपकरण खरीदते जा रहे थे और श्रमिकों का शोषण होता जा रहा था। मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति श्रमिकों श्रम शक्ति का जो विनिमय मूल्य चुकाकर जो श्रमिकों को दोबारा काम में लगाते थे, उससे वो सिर्फ इतनी मजदूरी देते थे कि मजदूर का सिर्फ निर्वाह हो और वो दूसरे दिन आ जाए काम करने। बस इतना उसको दिया जाता था। बाकी उसकी मजदूरी में कमी होती चली जा रही थी। अब यहाँ से क्या हुआ? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत शुरू हो गया क्योंकि ये एक स्पष्ट सत्य है कि किसी भी चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं, तो वो स्वतः अपने विकृत रूप में उभरती है। मतलब वो जो सामान्य उसका जो स्वरूप रहता है, उससे भी तेज रूप से वो संघर्ष करती है, अस्तित्व में आती है। तो यही हुआ यहाँ पर पूंजीपतियों और जो श्रमिक वर्ग था। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक व्याख्या के आधार पर वर्ग वर्ग संघर्ष जो आपस में होता है, इसका सिद्धांत भी सिद्ध होता है। यानी पूरे इतिहास की जो कल्पना संकल्पना है, वो मार्क्स ने एक आर्थिक व्यवस्था के आधार पर की और उसको सिद्ध किया। उनका कहना था कि वर्ग संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि आर्थिक रूप से भेद हो गया था। पूंजीपति जो थे वो शोषक हो गए थे और जो श्रमिक वर्ग थे वो शोषित हो गए थे। तो जो दूसरा जो उत्पादन का फल भोगता था, जो श्रमिक था वो उसको झेलता था। वो उस पर उसकी दशा दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। तो यहाँ से एक आंतरिक कष्ट जो था, जो दुर्दशा थी, उसने क्रोध का, क्रांति का स्वरूप ले लिया। और यहीं से एक संघर्ष प्रारंभ होता है, वर्ग संघर्ष जिसने समाज का नया निर्माण किया। यहीं से समाज का नया निर्माण होता है। अब वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है उसके 2 प्रमुख तत्व हैं। एक है पूंजीवाद और दूसरा है श्रमिक। अब जो समाज है इसके बुजुर्वा और सर्वहारा इसको 2 भागों में मार्क्स ने बाँटा है। पूंजीपति यानी बुजुर्वा वर्ग और श्रमिक यानी कि सर्वहारा वर्ग। जब समाज में बहुत ज़्यादा उद्योग स्थापित होने लगे, कल कारखाने स्थापित होने लगे और कच्चे माल का पूरा आधिपत्य जो बुजुर्गा वर्ग था, उसने ले लिया। लेकिन उत्पादन का जो कार्य था वो कौन करता था? सर्वहारा वर्ग करता था। लेकिन उनको अपने जो श्रमिक है वो मतलब जो श्रम है वो बहुत ज़्यादा कम दिया जाता था और उनकी कोई संपत्ति भी नहीं थी। वो संपत्ति विहीन थे। ऐसे में क्या हुआ कि जो मज़दूर थे, उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा था और धीरे-धीरे जैसे होता है ना, एक व्यक्ति रोता है, दूसरा रो रहा है, तीसरा रो रहा है और सबके रोने का कारण एक है, तो एक संगठन बन जाता है। उसी प्रकार से श्रमिक वर्ग भी संगठित होता रहा और अपनी माँग के प्रति थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सजग होने लगा और उठाने लगा, जागरूक होने लगा। अब जब उनमें एक वर्ग चेतना आ गई यानी जब सभी का कष्ट समान होता है तो सामूहिक चेतना भी जन्म ले लेती है। इस समान कष्ट ने एक वर्ग चेतना को जन्म दिया और पूंजीपति जो थे उनका जो अतिरिक्त मूल्य था उसमें इन्होंने अपना जो हिस्सा था उसको मांगा। साथ में क्या हुआ कि यहाँ पूंजीपति क्या कर रहे थे कि जब विकास होता जा रहा था तो उन्होंने उनको आवश्यकता थी क्योंकि माल जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसका क्रय-विक्रय करेंगे, दूरस्थ इलाकों में भी करेंगे, तो उसके लिए यातायात के साधनों का भी विकास हो गया। अब यातायात के साधनों का यहाँ पर देखिए पूंजीपति जो थे, वो उत्पादन बेचने मतलब उत्पादन जो था उनका सामान जो था, उसको बेचने खरीदने के लिए यातायात के साधनों का निर्माण कर रहे थे।
पूंजीपति। श्रमिक वर्ग क्या कर रहा था कि उस यातायात के साधनों के द्वारा अन्य लोगों के संपर्क में आ रहा था। तो धीरे-धीरे यहाँ का जो संगठन है, वो प्रगाढ़ होता जा रहा था। सभी लोगों का कष्ट चूँकि समान था, सर्वहारा वर्गों का कष्ट समान था, तो यातायात के साधनों के निर्माण के साथ संगठन भी विशाल होता गया और श्रमिकों के जो शोषण का आधार था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गया। एक ऐसा संगठन, एक ऐसा सर्वहारा वर्ग में चेतना आई जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूंजीपतियों से विद्रोह करने के लिए खड़ी हो गई। और यहीं पर पूंजीपति का विनाश करने के लिए स्थापना होती है साम्यवाद की। साम्यवाद यानी मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति खुद अपना विनाश कर बैठते हैं। और ज्यादा उत्पादन, और ज्यादा साधन, और ज्यादा संपत्ति, इसके आधार पर फिर उसको जो अतिरिक्त है उसको बेचना, बेचने के लिए यातायात साधन के लिए पुनः श्रमिकों का इस्तेमाल पुनः कष्टों, जो कष्टकारक व्यक्ति थे, पीड़ित व्यक्ति थे, उनका एक दूसरों से मेल मिलाप और सभी के आंसुओं ने मिलकर एक संगठन बना लिया। एक जो शोषित वर्ग था वो सर्वहारा वर्ग संगठित हो गया और उन्होंने पूंजीपतियों के खिलाफ अपना एक जो विद्रोह था वो उन्होंने प्रस्तुत किया। और यही रोष बढ़ते बढ़ते बाद में क्या होता है कि पूंजीपतियों का विनाश की तरफ आगे बढ़ते हैं और साम्यवाद की स्थापना होती है। ये वर्ग संघर्ष जो था, ये इसका आधार जो है वो आर्थिक था। और इसकी व्याख्या करते हुए लेनिन महोदय ने भी कहा है कि जो वर्ग व्यक्तियों का समूह है, जिसमें व्यक्तियों में ऐतिहासिक दृष्टि से जो निर्धारित सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था थी, उसमें भेद जो था, उस भेद के कारण ही सामाजिक संगठन बना और उस सामाजिक संगठन के कारण ही वो उन्होंने ये साम्यवाद की स्थापना की ओर पहला कदम बढ़ाया। यानी जो वर्ग है वो ऐसा जब किसी का हित, मतलब विभिन्न व्यक्ति हैं, उनका हित जब आपस में टकराता है तो क्या होता है, किसी न किसी वस्तु विचार का प्रारंभ या अंत होता है। यहाँ क्या हुआ, सामंती व्यवस्था, दासता व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होने लगा और साम्यवादी व्यवस्था का उदय होने लगा। इस प्रकार जो सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी और अधिनायकवाद था, इसमें पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल कट्टर विरोधी रूप में मार्क्स ने एक डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, एक ऐसा विचार उन्होंने उत्पन्न किया जिसमें कि उनके अनुसार पूंजीवादी समाज में श्रमिकों का शोषण होता है और इसमें पूंजीवादी इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि वे स्वयं अपने विनाश के आधार बन जाते हैं। और इस व्यवस्था का विनाश करना ही मार्क्स के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य है। क्या कि सभी साधनों पर सबका ही समान रूप से अधिकार रहे और सभी लोग समान रूप से उसका उपभोग करें। यहाँ पर मार्क्स क्या कहते हैं, वो राज्य को नहीं मानते। उनका ये कहना है कि जो भी कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, सेना व्यवस्था है, ये सभी पूंजीपतियों की ही रक्षा करते हैं। उनको ही स्थापित करने के लिए ये सारे कानून बने हैं, उन्हीं को स्थापित करने के लिए ये सारे संरक्षण व्यवस्थाएं बनी हैं और जो कानून है वो भी बुजुर्गा जो वर्ग है उसी ही ने बनाया है। और ये किसी भी तरीके से श्रमिक वर्ग की रक्षा नहीं करने वाले। इनके लिए तो बस एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है क्रांति। यानी जब श्रमिक वर्ग संगठित हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो अपने आप ही जो ये कुव्यवस्थाएं हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इनका विनाश कर देगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि क्रांति ही शांति का साधन है। यदि सभी मिलकर क्रांति करते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करते हैं, श्रमिक व्यवस्था यदि संगठित हो जाती है और पूर्णतः पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश करके एक साम्यवादी व्यवस्था का आधार स्थापित करती है, तभी सभी के हितों की रक्षा हो सकती है, तभी समाज में शांति आ सकती है। बिना वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन दिए, बिना वर्ग संघर्ष की व्यवस्था को विद्रोह के रूप में न दिखाकर शांति की स्थापना संभव नहीं है। यदि वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था हम चाहते हैं तो यह आवश्यक है
कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो। यानी सभी जो भी सर्वहारा शोषित वर्ग है वो संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश कर दें और फिर एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करें, जहां पर कि सामाजिक रूप से शांति होगी, लेकिन इसका आधार क्या होगा? क्रांति। यानी शांति स्थापना के लिए हमको राज्य, पुलिस, सेना या न्यायालय आदि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कहना था मार्क्स का। क्योंकि पुलिस हो, न्यायालय हो, राज्य हो, ये सिर्फ आर्थिक व्यक्ति की ही, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की ये रक्षा करते हैं और इनको सर्वहारा वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। ये सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं, बल्कि पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इनकी स्थापना पूंजीपतियों ने ही किया है। जो बुजुर्गा वर्ग है, उन्होंने ही ये व्यवस्था की है। हमारे पास यानी सर्वहारा वर्ग के पास सिर्फ एक मार्ग बचता है कि वह क्रांति करें और राज्य को, मार्क्स के अनुसार जो राज्य है वो तो शोषण करने का एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी के द्वारा ये सारे शोषण होते हैं। इसीलिए आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व जो राज्य ने उठाया है, उसको ना मानते हुए, कानून को ना मानते हुए, व्यवस्था को ना मानते हुए, न्यायिक स्थितियों को ना मानते हुए, सीधा एक ही मार्ग को का अनुसरण करें और वह मार्ग है क्रांति। क्योंकि क्रांति के बाद सामाजिक शांति की स्थापना होगी और एक सर्वहारा वर्ग है वो समानता, एक साम्यवादी व्यवस्था का आधार स्तंभ बनेगा। मार्क्स की विचारों में क्रांति तब और ज्यादा प्रदर्शित होती है जब वो प्रजातंत्र के सिद्धांत में भी कहते हैं कि ये तो धनिकों का शासन है। ये जो प्रजातंत्र है, इसमें जो चुनाव होते हैं या फिर जो निर्वाचन की जो पद्धति होती है या निर्वाचन में जो जीतता है, वो भी सब झूठ है। उसमें वही जीतता है जो आर्थिक रूप से सफल होता है। तो इस व्यवस्था पर भी विश्वास मत करिए। उनका कहना था किसी भी तरीके से कोई भी शासन की व्यवस्था, जो राज्य की व्यवस्था है, वो सही नहीं है। ये सब शोषण के तंत्र हैं, ये सब शोषण करने के इंस्ट्रूमेंट हैं। उन्होंने कहा कि जब जो व्यक्ति बहुत आर्थिक रूप से संपन्न होता है, वही निर्वाचन में जीत जाता है और जब वो निर्वाचन में, चुनाव में जीतकर नेता बन जाता है या उनका अधिनायक बन जाता है, तब वो बनने के बाद जो अपना जो भी व्यवस्था स्थापित करता है, चाहे कानून की व्यवस्था हो या न्यायिक व्यवस्था हो या किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, उसमें वो सिर्फ अपना हित देखता है और अपने हित के अनुसार ही वो उन व्यवस्थाओं के आधार पर कानून बनाता है। यानी राज्य किसी भी प्रकार से सर्वहारा वर्ग का नहीं होता, वो सिर्फ पूंजीपतियों का होता है। मार्क्स का कहना था कि जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद है, वो साम्यवादी व्यवस्था से ही संभव है। इसमें वर्ग को जितने भी वर्ग हैं, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष के बाद पूंजीवादियों का विनाश हो जाएगा। जब विनाश हो जाएगा तो समाज में एक शांति हो जाएगी। जब शांति हो जाएगी तो समाज में एक व्यवस्था हो जाएगी और जब व्यवस्था हो जाएगी तो सभी लोग सभी उत्पादन के साधनों पर समान अधिकार रख पाएंगे, जिससे कि सर्वहारा का अधिनायकवाद प्रारंभ होगा। उन्होंने एक साम्यवादी घोषणा पत्र, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है, इसमें अपने विचार और उद्देश्य उन्होंने लिखे थे। अब उसके बाद इनके जो अन्य विचार हैं वो इन्होंने अर्थशास्त्र पर भी दिए, राजनीति शास्त्र पर भी दिए, नीति शास्त्र पर भी दिए और धर्म पर भी दिए। इनका अब धर्म पर इनके विचार हम जल्दी से समझ लेते हैं, समय चूंकि बहुत हमारे पास कम है। आर्थिक तत्व ही इनका कहना है कि यही धर्म है, मतलब जो आर्थिक तत्व है, इनको जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने के कारण सारी चीजें भौतिकवादी है। धर्म वास्तव में, कि जैसे उन्होंने राज्य को नहीं माना, धर्म को भी नहीं माना। इनका ये कहना था धर्म क्या है? धर्म भी एक इंस्ट्रूमेंट है, धर्म भी एक यंत्र है जो कि शोषण करने वालों के हाथ का खिलौना है। उस आधार पर ये सर्वहारा वर्ग को शोषित करते हैं, क्योंकि धर्म सहने की शिक्षा देता है और सहन करने की क्षमता ये धर्म के आधार पर श्रमिक वर्ग पर डाल देते हैं और ईश्वर और स्वर्ग का भय बता देते हैं। और इस भय के आधार पर, सहन करने की क्षमता के आधार पर, जो श्रमिक वर्ग है वो अत्याचारों को सहता रहता है। जो धनी लोग हैं उनके अत्याचारों को कैसे सहता है? कि
धर्म की दुहाई देकर अपना काम निकलवाना, ऐसे शब्द हम लोगों ने कई बार सुने होंगे। तो पूंजीपति वर्ग जो है या जो शोषण करने वाला वर्ग है, ये क्या करता है, धार्मिक भावना को इतना ज़्यादा फैला देगा कि जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं, वो इस धार्मिक भावना को बहुत शिद्दत से निभाते हैं और उस शिद्दत से निभाते-निभाते वो कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को अपनी डेस्टिनी मानने लग जाते हैं। वो हर चीज़ को अपना सहन करने की क्षमता, सहन करना चाहिए, इस प्रकार की भावना उनमें प्रबल हो जाती है और वो हमेशा पिसते रहते हैं। इनका ये कहना था कि जो शोषण करता है, वो धार्मिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहता है। धीरे-धीरे हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं। आज की व्यवस्था से हम कोरिलेट कर रहे हैं कि जब हम चाहते हैं कि समाज किसी एक विशेष धारा की तरफ चले, तो हम उस धारा के प्रति लोगों को उत्साहित नहीं करते हैं, धार्मिक भावना को उकसाकर उस धारा के प्रति हम मोड़ देते हैं। और ये हमारे हृदय का एक कमज़ोर और दुर्बल पक्ष है कि धर्म को हमने अपनी एक मान्यता ऐसा मान लिया। वास्तव में धर्म हमें स्वयं की क्षमता और कार्य को सद्गति से भाव से करने की प्रेरणा मात्र देता है। परंतु हम धार्मिक मूल्यों को गलत डायरेक्शन में वो एक मजबूरी के आधार पर शोषणकर्ता के रूप में स्थापित हो जाता है। वो धर्म को अपना एक इंस्ट्रूमेंट मान लेता है। और ये जो पाखंड है, ये जो धर्म को प्रोत्साहन देकर जो पाखंड किया जाता है समाज के विभिन्न वर्गों के ऊपर, इसमें प्रत्येक धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक भावना इसमें शामिल होती है। उसी आधार पर क्या होता है कि जो श्रमिक वर्ग है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाता है और असंतुष्ट होता जाता है और जो सबल वर्ग है वो हमेशा एक स्थापित एक अच्छी स्थिति पर अपने आप को प्रगति करता रहता है। तो धर्म के साथ-साथ जो परिवार प्रथा थी उसका भी इन्होंने कहा उन्मूलन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि वैयक्तिक परिवार और वैयक्तिक संपत्ति का जन्म दोनों का साथ-साथ हुआ है और समाज के लिए दोनों चीज़ें ही घातक हैं। जो साम्यवादी समाज है, इसमें परिवार प्रथा नहीं होगी और ना ही इसमें नैतिक और धार्मिक मूल्य होगा। इसमें उन्होंने कहा था कि जब जो विवाह होता है उसका जो आधार है, वो सिर्फ़ एक पारस्परिक स्नेह होना चाहिए। और इनका ये भी कहना था आगे चलकर कि यदि अगर वो स्नेह नहीं है, अगर संबंधों में वह स्नेह नहीं है, तो उस बंधन को तोड़ भी देना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने अपने विचारों में परिवार प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया, धर्म का भी पूर्णतः लोप किया और साथ में मतलब जो राज्य यंत्र है, जो राजतंत्र है, उसका भी इन्होंने लोप किया। इस प्रकार इन्होंने एक क्रांतिकारी विचार का हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया, जिससे कि इनके जो विचार हैं, उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में प्रत्येक वर्ग पर पड़ा है और इसी आधार पर इनको पूरे विश्व में मानता है। दूसरा वह है जो उनको डेविल के रूप में मानता है। लेकिन दोनों ही विचार हैं, वो मनुष्य को प्रभावित ज़रूर करते हैं और इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जो विश्व विश्व व्यवस्था दी थी, उसमें उन्होंने एक जीवन दर्शन दिया था, जिससे कि थोड़ी ही मात्रा में सही या कहीं-कहीं बहुत उग्र मात्रा में भी परंतु सब जगह समान रूप से क्रांति ज़रूर हुई थी। मतलब एक सर्वहारा वर्ग के शोषण के प्रति जिन्होंने सिद्धांत दिया था, उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसार के सभी श्रमिक वर्ग को सजग बना दिया था, जागरूक बना दिया था और यहाँ पर आकर उनकी महत्ता इसलिए भी सिद्ध हो जाती है कि दर्शन शास्त्र को उन्होंने सिर्फ एक विचार का शास्त्र ना बनाकर, एक बौद्धिक व्यायाम का शास्त्र ना बताकर, दार्शनिक विचारों के व्यवहारिक मूल्य हैं। इस आधार पर मार्क्स के जो विचार हैं या जो मार्क्स का दर्शन है, उसका एक विशेष महत्व हम देखते हैं और जिस कारण एक कई ऐसी आवश्यकताएँ थीं, जो कि उस समय महसूस की जा रही थीं कि सिर्फ़ रोटी, कपड़ा और मकान ही जीवन नहीं है, इसके अलावा एक पारस्परिक स्नेह, पारस्परिक मान-मर्यादा भी एक जीवन है, जिसमें कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को समान समझना चाहिए, स्नेह बंधन में रहना चाहिए। इस आधार पर एक सर्वहारा का जो अधिनायकवाद है, ये जो साम्यवादी व्यवस्था है, उसकी स्थापना के लिए इन्होंने एक क्रांतिकारी विचार का इनके द्वारा उदय हुआ, जिसका प्रभाव सब जगह हमें देखने को
मिलता है। तो यहीं पर हम कांट की ये जो मार्क्स का दर्शन है, इसको समाप्त करते हैं। आप इस विषय पर और अच्छे से पढ़िएगा और जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, उससे आप देखिएगा तो आपकी जो भी कहीं पर शंका समाधान होगा, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।